दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो उसी तैयारी को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज आपने नोटिस किया होगा कि मेरी स्क्रीन पर डिजिटल ज़िंदगी का कोई भी फ्रंट पेज नहीं है, जबकि किसी मध्य प्रदेश पटवारी और सब ग्रुप 2-4 लिखा हुआ है। सो बेसिकली मैंने रिसेंटली एक टेस्ट सीरीज सॉल्व की जो कि VS एजुकेशन के मार्गदर्शन में टीम के द्वारा निर्मित की गई है। ये टेस्ट सीरीज मुझे इंडिविजुअली बहुत अच्छी लगी एज अ एस्पिरेंट। अगर आप नॉमिनल चार्ज में बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व करना चाह रहे हो व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए, सो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं रिसेंटली इसके टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रही हूँ। सो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी मुझे ये टेस्ट सीरीज दिखानी चाहिए। सो अगर आप लोगों को भी पसंद आती है तो आप प्ले स्टोर से VS एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज में जो है ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखी है। सो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आज हिंदी का पेपर मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करवाने वाली हूँ, जिसमें ओवरऑल 100 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। सो वो आपको सारे ही एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस का लेवल आपको पसंद आता है, जो कि एज अ पर्सन मुझे इंडिविजुअली बहुत पसंद आया है, सो आप वो टेस्ट सीरीज परचेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है। दोस्तों, काकल्य वर्ण जो है वो होगा हा। बिकॉज क्या होता है कि जो कंठ के द्वारा बिना अवरोध के जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम काकल्य वर्ण कहते हैं। ये दो प्रकार के दो होते हैं बेसिकली, एक हा होता है और एक आहा होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद करें। महोष्ण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन उष्ण। देखिए, आ समूह का ई उ री समूह के साथ मिलना जो है वो गुण स्वर संधि कहलाता है और बेसिकली महोष्ण जो है वो गुण स्वर संधि का ही उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। तो यशोदा का जो संधि विच्छेद की अगर हम पहले बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा यशय धन दा, और ये होता है किस संधि के अंतर्गत? ये होता है विसर्ग संधि के अंतर्गत। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, महाजन। महाजन शब्द में समास पहचानिए। ये होगा कर्मधारय समास का उदाहरण। ठीक है। महान है जो जन, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल आखिर का उपसर्ग। इसमें उपसर्ग कौन सा है? किसी भी वर्ण में शब्दांश में जो पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। बिल एक अरबी भाषा का शब्द है और यहाँ पर बिल जो है वो उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पद्यांश या पदांश। शब्दांश जो है वो प्रत्यय होता है। प्रत्यय की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे शब्दांश जो शब्द के बाद लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णातीत का अर्थ क्या होगा? वर्णातीत का जो अर्थ होगा वो होगा डी, वर्णन से परे। ठीक है। वर्णातीत का अर्थ होता है जो वर्णन से परे हो, अर्थात जिसका वर्णन ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द की अगर मैं बात करूं तो मुंह जो है वो तद्भव हो जाएगा, बिकॉज बक, कर्म और प्रलाप जो है वो तत्सम के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखा के शब्द पर्यायवाची नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसाल, बिकॉज विकल्पों में रसाल आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है? ये है आम का पर्यायवाची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन, बिकॉज अर्वाचीन का अर्थ है नूतन, इसलिए इसका विलोम प्राचीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दावानल। देखो, जंगल में लगने वाली आग दावानल, पेट में लगने वाली आग जठरानल, समुद्र में लगने वाली आग वाडवानल, काम रूपी आग कामानल आग जो है वो कामानल कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक चिन्हों को कहा जाता है, कारक चिन्हों को कहा जाता है परसर्ग। ठीक है। बिकॉज कारक चिन्हों को विभक्त या परसर्ग ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं 7। अब देखिए क्या होता है, इसके जो भेद है वो 7 है। जैसे रंग बोधक, ठीक है, लाल, पीला, नीला, काला या सफ़ेद।
स्वादबोधक खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन या फिर तीखा। गुणबोधक सुंदर, भला, अच्छा, सीधा या फिर ईमानदार। ठीक है। फिर चौथा होता है अवस्था बोधक, लंबा, पतला, मोटा, छोटा जैसे कि कमजोर। आकार बोधक यानी लंबा, चौड़ा, समान, नुकीला, तिरछा। भाव बोधक अच्छा, बुरा, वीर, डरपोक, कायर। स्पर्श बोधक मुलायम, जैसे ठंडा, गर्म या फिर खुरदुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी में आपके पास है कुमुदनी, कुमुदुनी और कुमुदनी या फिर कुमुदनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमुदनी। क्या हो जाएगा? कुमुदनी। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी या फिर शताब्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शताब्दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का ही चयन करिए। इसका परिणति, परिणति, परिणति या फिर परिणीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिणति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने माधुर्य। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य जो गुण है बेसिकली इसका जो प्रयोग होता है वो होता है श्रृंगार रस में। किसमें? श्रृंगार रस के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ है? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। यहाँ पे देखिए छंद का प्रथम स्वरूप एवं उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है एवं इसका विस्तृत वर्णन की अगर हम बात करें तो वो हमें मिलता है कहाँ पे? सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। नेक्स्ट है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। इसमें कौन सा अलंकार है? सो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, पंक्ति में सी आने के उपमा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में कौन सा अलंकार है? सो इसमें जो अलंकार हो जाएगा यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में पंक्ति में सम आने की वजह से उपमा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है खे खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरी दशा में रहना। कहाँ रहना? बुरी दशा में रहना मुहावरे का जो है वो सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल द्वारा ही 84 में लिखा गया ग्रंथ था प्रेम सागर, जो कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये सारे ही क्वेश्चंस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो आप साथ साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सो मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ होगा ना समझ। क्या हो जाएगा? ना समझ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, बड़ी ई, ज, छ, ज, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? सो इसका जो उच्चारण होता है कंठ से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से या फिर तालव्य से। सो इसका जो घटन हो रहा है वो तालव्य से हो रहा है। धरेश का सही संधि विच्छेद, धरेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका धरा धन एश, धरा धन एश। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि आती है। निम्नलिखित में से स्वर संधि जो आती है वो आती है महोदधि में। महाधन उदित जब आ समूह का ई उ री समूह के साथ मिलन होता है तो वहां पे गुण स्वर संधि आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकाम शब्द में समास पहचानिए। देखिए, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। सो इसमें जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि वे शब्द जिसमें बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो अव्ययी भाव समास ही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का उपसर्ग। तो 69 में आप सभी जानते हैं 69 में जो उपसर्ग आएगा वो आएगा उन। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक शब्द बताइए। पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या फिर आधुनिकरण। सो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक शब्द होता है जो होता है नवीनीकरण। क्या होता है? नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सो तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो गुलाब, घर, बादल या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। एक मिनट दोस्तों, शायद यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सो तत्सम का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गुलाब, घर, बादल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। सो अनीक का पर्यायवाची हो जाएगा सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। सो श्री गणेश का जो विलोम शब्द हो जाएगा श्री राधा, विनाश, इति श्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इतिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव। क्या हो जाएगा उसका आंसर? सुग्रीव। जिस कारक से विभक्ति शब्द का जिस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, साधन के अर्थ में होता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सो इसमें जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी सी, जानवी। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पर भी करना है 40 नंबर क्वेश्चन में। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। और 41 में जो करेक्ट आंसर होगा शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो चूज करनी है उसका हो जाएगा तरुण। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। सो संचारी भावों की संख्या जो होती है वो होती है 33। कितनी संख्या होती है? 33 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है। अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है। अर्धसम दोहा मात्रिक जाति का छंद है जिसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद कितने प्रकार के होते हैं। सो छंद बेसिकली आपके होते हैं 3 प्रकार के छंद होते हैं। 3 प्रकार के, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद एवं मुक्तक। फिर अगला क्वेश्चन है सपना समझकर भूल न जाना में कौन सा अलंकार है। सपना समझकर भूल न जाना पंक्ति में सपना शब्द की पुनरावृत्ति हुई है
एक सपना का अर्थ है किसी स्त्री का नाम, एक दूसरे सपना का एवं दूसरे सपने का अर्थ है स्वप्न, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? सो फूल हंसे कलियां मुस्काई में जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि निर्जीव अर्थात फूल एवं कलियां सजीव की तरह व्यवहार करने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ है घोर विपत्ति आना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति कृत कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? यह है आपका अवहट भाषा। विद्यापति मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता अवहट भाषा की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन कार्य का पूरा होना। आंसर नंबर ए। ठीक है। अब देखिए देखते ही देखते आपने और हमने मिलके 50 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व कर लिए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तब वह कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन में एक समान ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, जैसे दिल्ली में ला का द्वित्व हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं साथ में देती जाती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? सो अगर हम स्वर संधि की बात करें तो वो आ जाती है रजनीश में। रजनी धन ईश इज इक्वल टू रजनीश। ठीक है। नेक्स्ट है महादेव शब्द में समास कौन सा समास होगा? सो महादेव शब्द में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। महान है जो देव अर्थात महादेव, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइसराय का उपसर्ग। वाइसराय का वाइस एक अंग्रेजी उपसर्ग है, इसलिए इसमें जो समास आएगा वो उसमें आ जाएगा वाइस जो है वो एक उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छलिया, पठनी और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? छलिया, पठनी और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? इसमें जो प्रत्यय निहित है वो है छल धन इया इज इक्वल टू छलिया। सो उसके बाद अगर देखें तो पठन धन ई इज इक्वल टू पठनी, कहा धन आनी इज इक्वल टू कहानी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, इया, ई और आनी। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोधूली बेला। सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको कहा जाता है गोधूली बेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह कार मेरी है में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इसमें कारक है संबंध कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? निम्नलिखित में से विशेषण शब्द की अगर हम बात करें तो लालची, लालच विशेषण शब्द है और बाकी के क्या है वो है संज्ञावाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पाकथन, प्रकथन, प्राकथन या फिर प्रकाथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकथन। ठीक है। शुद्ध वर्तनी पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ पर भी तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, द्वंद्व। सभी जानते हैं, काफी इजी क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का, यहाँ पर भी आपको चयन करना है तो अंतान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान या फिर अंतर्ध्यान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, अंतर्धान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती का तत्सम रूप। मोती का तत्सम रूप आंसर नंबर सी, मौक्तिक। मोती का तत्सम रूप जो है वो हो जाता है आपका मौक्तिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। सो मछली के पर्याय की अगर हम बात करें तो मछली का पर्याय हो जाएगा झष। देखिए बाकी के भी अगर आप देखना चाहें तो चपला जो है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है, जलनिधि समुद्र का, और अक्षी यानी कि आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का अमर्ष क्या है। अमर्ष एक संचारी भाव है। क्या है? एक संचारी भाव है। देखिए जिनसे अभिनय द्वारा वाणी और अंग प्रकट हो वह कौन सा भाव कहलाते हैं। वो कहलाते हैं आपके अनुभाव। क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है कडवक। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कडवक है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कडवक कहलाती है। कडवक का प्रयोग आगे चलकर भक्ति काल में जायसी और तुलसी ने किया। किसने किया? जायसी और तुलसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है सोरठा। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है, जिसकी जो मात्राओं की अगर मैं बात करूं तो 11-13 मात्राएं होती हैं। धनुष उठाया जो सा उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांप सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। धनुष उठाया जो सा उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धर सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण में जो सा आने के कारण यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार है। इसमें जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। दुख है जीवन तरु के मूल में, जीवन में तरु का निषेध रहित आरोप हुआ है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वो हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ है पकड़ में ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ है विवेक का भ्रष्ट होना। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। कृपण का जो सही विलोम है वो हो जाएगा दानी। अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या होगा। अन्योन्याश्रित का सही जो अर्थ होगा किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एक दूसरे पर आश्रित होना। बाचड़ किसके अंतर्गत आती है। ब्रांचड़ जो आती है वो आती है सिंधी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? सिंधी के अंतर्गत आती है। ब्राचड़ जो है एक अपभ्रंश भाषा है जिसके अंतर्गत सिंधी एवं पंजाबी भाषा आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक संस्कृति का अन्य नाम क्या होगा। वैदिक संस्कृति के अगर हम अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम हो जाएगा छांदस। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार जो स्वर है वो क्या है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है वो स्वर का उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है अभिषेक का सही संधि विक्षेप। अभिषेक का सही संधि विक्षेप अभिधन शेक, ये कौन से संधि के अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा आप लोगों का व्यंजन संधि के अंतर्गत। ठीक है। हर कदम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला, दीर्घसूत्री। देन अनाज का पर्यायवाची शब्द। अनाज का पर्यायवाची शब्द होगा शस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है लघिमा का उपयुक्त विलोम होगा। लघिमा का उपयुक्त विलोम, लघिमा का उपयुक्त विलोम हो जाएगा गरिमा।
दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? दो पर्वतों के बीच की भूमि उपत्यका कहलाती है। व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में जो संधि हुई है वो हुई है वि धन अर्थ, यानी कि व्यर्थ इज इक्वल टू यण स्वर संधि। क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि, ई और आ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द में समास पहचानिए। प्रत्यक्ष शब्द में समास जो आएगा प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष यानी कि आपका आ जाएगा अव्ययी भाव समास। फिर अनाहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सो अनाहार शब्द में जो अन हलंत वाला प्लस आ प्लस हार इज इक्वल टू अनाहार, क्या हो जाता है? अनाहार, यानी कि आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? कृत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सांझ, सपूत, सांकल या फिर सरीसृप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता हाथ से मारती है में कारक कौन सा है? सो गीता हाथ से मारती है में कारक हो जाएगा करण। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय ही एकमात्र विशेषण नहीं है, वह संज्ञा है, बाकी सभी क्या है? सभी विकल्प विशेषण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सो इसका जो बेसिकली शुद्ध वर्तनी अगर यहाँ पर देखनी है तो आप सभी जानते हैं आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, सो ऑब्वियस सी बात है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है अधिशासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपुत कैसा अनुभाव है? वेपुत जो है वो बेसिकली सात्विक अनुभाव है। कौन सा अनुभाव है? सात्विक अनुभाव है, क्योंकि जिसमें डर के कारण कांपने की क्रिया अनायास ही होने लग जाती है, वही हो जाता है वेपुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आचार्य देव ने किस भाषा को 34वां संचारी भाव कहा है? सो आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सो इसमें जो छंद है वो है दोहा छंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्तियों में भी आपको जो है वो छंद पहचानना है। सो इसमें जो छंद आ जाएगा वो आ जाएगा आपका मालिनी छंद। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्तियों में मालिनी छंद जो है छंद है, क्योंकि यहाँ पर 15 वर्णों की गणना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है कलिया दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सो इस पे अलंकार है मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर फिर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर फिर जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अहंकारी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ है तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना, तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना। बाबा नागार्जुन किस भाषा के
लेखक थे। सो बाबा नागार्जुन बेसिकली मैथिली भाषा के लेखक थे। और देखिए बाबा नागार्जुन जो है वो मैथिली भाषा के लेखक थे ही। नागार्जुन के अगर हम जन्म की से उनकी मृत्यु तक की बात करें तो 30 जून 1911 से 5 नवंबर 1998 तक जो है उनका सफ़र रहा। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में जो है उनकी रचनाएं रही हैं। साथ ही साथ संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी उन्होंने किया। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा तथा यह उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एकम एक हो गया था। सो ये रही नागार्जुन जी के बारे में कुछ जानकारी। हो सकता है एग्जैक्ट ये क्वेश्चन ना पूछे, जो बातें मैंने आपको बताई उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। सो बेसिकली दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश पटवारी के लिए जो रिसेंटली मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी, उससे मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरीके के डिस्कशन चाहते हैं लगातार तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो आप प्ले स्टोर से VS एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।